गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द न्यू वीडियो। क्या आप लोग जानते हैं कैसे राजकुमारी कैथरीन की शादी में अंग्रेजों को मुंबई दहेज में दे दिया गया था? मैसूर का युद्ध 4 बार क्यों हुआ था? टीपू सुल्तान को अपने 2 बेटे को बंधक बनाकर अंग्रेजों को क्यों देना पड़ा? क्यों उस समय पर ब्रिटिश सरकार ने टीपू सुल्तान से 3 करोड़ का हर्जाना भरवाया था? अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं, तो आइए हम अब उन्हीं सब चीजों के बारे में जानते हैं जो हमारे इतिहास में बीता हुआ है। 1608 ईस्वी में अंग्रेज व्यापारी विलियम हॉकिंस भारत आया था। वह सूरत गुजरात के बंदरगाह पर पहुंचा। उस समय भारत में मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। विलियम हॉकिंस भारत के साथ सिर्फ व्यापार करना चाहते थे, वे शासन नहीं करना चाहते थे। इस समय पर अंग्रेज बहुत ही कमजोर व्यापारी हुआ करते थे। 1609 से लेकर के 1615 ईस्वी के बीच में अंग्रेजों ने मुगल सम्राट से व्यापार की अनुमति मांगी। शुरू में पुर्तगाल व्यापारी ने अंग्रेजों का विरोध किया, लेकिन अंग्रेजों ने मुगल दरबार में रिश्वत, उपहार और चालाकी से अपनी जगह बनाई और पुर्तगालियों की बात नहीं मानी। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रॉ का आगमन भारत में होता है। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने उन्हें मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में भेजा था। सर थॉमस रॉ की कूटनीति के कारण ही अंग्रेजों को भारत में अस्थायी व्यापार की नींव मिली थी, जो आगे चलकर ब्रिटिश शासन में बदल गई थी। 1616 से लेकर के 1630 के बीच कई फैक्ट्रियां और कारखाने खोले गए और जगह जगह पर अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए ऑफिस भी बनाने लगे थे ये अंग्रेज अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाया था और दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में लगाया था। उसके बाद आगरा और अहमदाबाद में भी अंग्रेजों ने अपनी बलबूते पर फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर ली। इस कंपनी में बनाया गया प्रोडक्ट जैसे कपड़ा, मसाले, रेशम, नील सब के सब यूरोप भेजा जाता था। 1630 ईस्वी में तटीय क्षेत्रों में पकड़ मजबूत करना स्टार्ट कर दिए थे। अंग्रेजों ने समुद्र के किनारे वाले इलाकों पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिए थे। उन्होंने स्थानीय राजाओं से लीज पर जमीन लिए और अपने व्यापार को सुरक्षित करने के लिए छोटे छोटे किले बनवाने लगे थे। मुख्य तटीय क्षेत्र जैसे सूरत, पश्चिम में और पूर्व में बंगाल में अपनी जगह बनाई। 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने मद्रास की नींव रखी। यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया गया। यह अंग्रेज का पहला मुख्यालय बना। यहीं से मद्रास प्रेसिडेंसी का शासन चलता था। बाद में यहीं से पूरे दक्षिण भारत को नियंत्रित किया गया। कर्नाटक युद्धों के समय यह अंग्रेजों का मजबूत किला रहा। फ्रांसीसियों ने कुछ समय के लिए इस पे कब्जा भी किया था। बाद में अंग्रेजों ने इसे फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया। आज की स्थिति यह है कि आज के टाइम में फोर्ट सेंट जॉर्ज तमिलनाडु सरकार का सचिवालय है। इसके अंदर में संग्रहालय, म्यूजियम, सेंट मैरी चर्च जो भारत का सबसे पुराना अंग्रेजी चर्च है, वो भी इसी के अंदर में ही है। 1650 से लेकर के 1660 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी अब बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुकी थी। कंपनी के पास अपनी सेना, अपनी जहाज, हथियार और कानून बनाने की ताकत थी। वे अब सिर्फ व्यापारी नहीं थे बल्कि शासक जैसा व्यवहार करने लगे थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगांजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ हुई थी, जिसको दहेज में मुंबई दे दी गई थी। 16वीं सदी से मुंबई पुर्तगालियों के अधीन था। यह उन्हें साल 1534 में गुजरात के सुल्तान से मिला था। मुंबई एक बेहतरीन प्राकृतिक बंदरगाह जिसको नेचुरल हार्बर कहते हैं, इस तरीके से था। इससे अरब सागर पर नियंत्रण किया जा सकता था और जिसमें भारत और एशिया के व्यापार पर पकड़ संभव होती थी। पुर्तगाल स्पेन में लगातार युद्ध कर रहा था। इंग्लैंड जैसी शक्तिशाली देश से पुर्तगाल के लिए मित्रता बेहद जरूरी थी। राजकुमारी कैथरीन के दहेज में मुंबई, बॉम्बे के साथ साथ तंगेर जो कि उत्तरी अफ्रीका में आता था, वह भी दिया गया था और भारी मात्रा में सोना, चांदी और व्यापारिक अधिकार जिसको ट्रेड प्रिविलेज भी कहते हैं, वो भी दिया गया था, जिससे इंग्लैंड को भारत में मजबूत आधार मिला। और बाद में 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। यहीं से अंग्रेजों की शक्ति भारत में तेजी से बढ़ने लगी। मुंबई को दहेज में देने का कारण प्रेम नहीं बल्कि राजनीतिक, व्यापार और समुद्री ताकत था। यही फैसला आगे चलकर भारत पर ब्रिटिश शासक की नींव बना और बॉम्बे पश्चिम भारत का प्रमुख केंद्र बना। 1670 से लेकर के 1690 के बीच अंग्रेजों ने बंगाल में व्यापार शुरू कर दिए थे। बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर प्रांत हुआ करता था। कपड़ा और रेशम बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था बंगाल का। 1690 ईस्वी में कलकत्ता की स्थापना हुई। बाद में यहाँ हुगली नदी के तट पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1696 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पे
फोर्ट विलियम बनवाया। 1700 ईस्वी में यह किला लगभग पूरा हुआ और कोलकाता ब्रिटिशों का एक प्रमुख केंद्र बन गया। 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इस किले पर आक्रमण कर इसे अपने अधिकार में ले लिया। इसी घटना से जुड़ा एक कुख्यात प्रसंग है, ब्लैक होल ऑफ कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल ऑफ कोलकाता भारत के औपनिवेशिक इतिहास का एक कुख्यात घटना है जो 20 जून 1756 की रात को फोर्ट विलियम कोलकाता में घटी थी। 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर हमला कर फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। किले पर कब्जे के बाद कुछ ब्रिटिश सैनिकों और नागरिकों को एक बहुत छोटे कमरे में बंद कर दिया गया। यह कमरा लगभग 18 फीट चौड़ा और 14 फीट लंबा था और इसमें हवा और रोशनी 9 की मात्रा में जाती थी। रात भर दम घुटने और गर्मी और प्यास के कारण कई कैदियों की मौत हो गई। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो बहुत सारे लोग मर गए थे। ब्रिटिश अधिकारी जॉन जेफेनिया होलवेल के अनुसार कमरे में 146 लोग बंद किए गए थे, जिनमें से 123 की मृत्यु हो गई थी। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार मरने वालों की जो संख्या थी काफी कम, यानी कि 40 से 50 या मानी जाती है। कुछ इतिहासकार इसे अतिरंजित ब्रिटिश प्रचार भी मानते हैं। अंग्रेजों ने इस घटना को आधार बना करके नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ एक ट्रेजेडी बना दी और 1757 का प्लासी का युद्ध लड़ा गया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत हो गया। नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने धोखा दिया था, तो ब्रिटिश सरकार ने मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया बंगाल का। अंग्रेजों को बंगाल की असली सत्ता मिल गई। यहीं से अंग्रेजी शासक की असली शुरुआत हुई। इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ जो मात्र 3 घंटा चला। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल को अपने तरीके से चलाना, लेकिन बंगाल के जो नवाब मीर जाफर थे वह चाहते थे अपने तरीके से बंगाल को चलाना। यह बात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं था, इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर से भी युद्ध करने का निश्चय किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से मेजर हेक्टर मुनरो ने, जिन्होंने अपनी कंपनी की सेना का नेतृत्व किया, विरोधी गठबंधन में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलमगीर द्वितीय मुख्य नेता थे। ब्रिटिश पक्ष हेक्टर मुनरो ने अपनी कुशल रणनीति के लगभग 7000 सैनिकों वाली सेना को कमजोर संयुक्त सेना के खिलाफ विजयी बनाया। उनके नेतृत्व में अंग्रेजों ने 3 घंटे में युद्ध जीत लिया। भारतीय गठबंधन पक्ष मीर कासिम ने गठबंधन का नेतृत्व किया, लेकिन युद्ध में हार के बाद वो भाग गए। सिराजुद्दौला और शाह आलमगीर द्वितीय ने भी संयुक्त सेना लगभग 40,000 सैनिकों का कमान संभाला था, पर आंतरिक मतभेद होने के कारण बक्सर का युद्ध भी मीर कासिम हार जाते हैं। 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की टैक्स वसूली का अधिकार दे दिया। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं थे, राजस्व शासक बन गए थे। 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी में पहला मैसूर युद्ध लड़ा गया। पहला मैसूर युद्ध मैसूर के शासक हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। अंग्रेज ये चाहते थे कि उनकी कंपनी का विस्तार मद्रास और हैदराबाद में भी हो। उधर हैदर अली ने भी फ्रांस के साथ हाथ मिलाया और नई तकनीकी का हथियार मंगवा लिया, जिससे हैदर अली के सैनिकों की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम और मराठों को अपने साथ कर लिया, लेकिन निजाम बाद में हैदर अली की तरफ हो गए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण भारत में अपना एस्टेब्लिशमेंट बनाना चाहती थी और मैसूर के मामलों में हस्तक्षेप कर रही थी। निजाम आसफ जाह द्वितीय भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ रहे थे। कंपनी के उत्तरी सरकारों, जिस नॉर्थ केयर्स बोलते हैं, उस पर नियंत्रण के प्रयासों को रोकने के लिए युद्ध में हस्तक्षेप किया। परिणाम यह हुआ कि हैदर अली ने अपनी बेहतर रणनीति से अंग्रेजों को कई मोर्चों पर हराया और मद्रास तक पहुंच गए। 1769 में युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए और भविष्य में एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। तब जाकर के अंग्रेजों को यह पता चला कि अभी भी कोई ऐसा आदमी है जो हमें हरा सकता है। 1772 से लेकर के 1793 में बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शोषण करना स्टार्ट कर दिया था। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। मुगल और नवाबों की सत्ता लगभग समाप्त हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक टैक्स वसूलना था। किसानों को नगद में टैक्स देना पड़ता था, चाहे फसल अच्छी हो या खराब हो। लगान न देने पर जमीन नीलाम कर दी जाती थी, इससे किसान कर्ज में डूब गए। 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ता है, लगभग 1/3 आबादी की मृत्यु हो जाती है। इसके बावजूद भी कंपनी ने लगान माफ नहीं किया। अनाज होते हुए भी लोगों को खाना तक नहीं मिला। भारतीय बुनकरों और कारीगरों को कम दाम पर सामान बेचने को मजबूर किया गया। बंगाल का कपड़ा उद्योग समझो नष्ट हो गया और
अंग्रेजी माल भारत में बेचा जाने लगा। न्याय और प्रशासन में भ्रष्टाचार होने के कारण कंपनी के जो अधिकारी थे वो रिश्वतखोर में लिप्त हो गए। भारतीयों के साथ न्याय नहीं होता था। अदालतें अंग्रेजों के पक्ष में काम करती थी और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस में चली गई। इसीलिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, जिससे पहली बार अंग्रेज सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण किया। गवर्नर जनरल का पद बना। वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। गवर्नर जनरल के साथ 4 सदस्य की परिषद बनाई गई। उसके बाद जो भी निर्णय होता था बहुमत से होते थे। बंगाल के गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों पर अधिकार मिला। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 न्याय व्यवस्था सुधारने के लिए हुई। पहला मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे बने थे। कंपनी को अपने कामकाज की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देनी होती थी। उसके बाद 1775 से लेकर के 1782 में पहला मराठा युद्ध हुआ। युद्ध होने का मुख्य कारण था 1772 में पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नारायण राव पेशवा बने थे। 1773 में नारायण राव की भी हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप रघुनाथ राव रघोबा पर लगाए गए। सत्ता पाने के लिए रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सहायता मांगी। 6 मार्च 1775 में सूरत की संधि हुई, जिसके तहत पेशवा की गद्दी के दावेदार में से एक रघुनाथ राव पूना में खुद को वापस पाने के बदले में सालसेट और बेसिन किले को अंग्रेजों को सौंपने के लिए सहमत हुए। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को पेशवा मान लिया, लेकिन मराठा सरदारों ने रघुनाथ राव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने माधवराव द्वितीय को पेशवा बनाया। इससे गृह युद्ध की स्थिति बन गई। अंग्रेजी सेना मराठाओं के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही थी। कई मोर्चों पर संघर्ष हुआ। मराठा एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया। अंग्रेजों ने मराठाओं के आंतरिक फूट का बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया। 1782 में सालबाई की संधि हुई। उस पर मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षर किए गए, जिसमें प्रथम आंग्ल मराठा 1775 से लेकर के 1782 को समाप्त किया गया। इस संधि ने भारत में 20 वर्षों के लिए शांति स्थापित की और मराठों द्वारा माधवराव नारायण को पेशवा के रूप में मान्यता दी गई, जबकि अंग्रेजों ने सालसेट और ब्रोंज पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार किया। रघुनाथ राव का दावा समाप्त हो गया। दोनों पक्षों में 20 वर्षों के लिए शांति तय हुई। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से लेकर के 1784 के बीच में। युद्ध का प्रमुख पक्ष मैसूर राज्य यानी कि हैदर अली, बाद में टीपू सुल्तान, मैसूर के सहयोगी मराठा, निजाम और अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ था। दक्षिणी भारत में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश हुई थी। हैदर अली का फ्रांसीसियों से संबंध अंग्रेजों को बहुत ही ज्यादा खटकता था। हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण किए, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की शर्तों का पालन न करना था। 1780 हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया और उसके बाद पोलिलूर का युद्ध हुआ 1780 में। हैदर अली ने अंग्रेजों को करारी हार दी। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनता है। टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा और कई स्थानों पर अंग्रेजों को चुनौती दी। 1784 में मंगलौर की संधि होती है। इस संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र लौटा दिए। युद्ध से पहले की स्थिति बहाल हो गई। अंग्रेजों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। यह संधि अंग्रेजों के लिए अपमानजनक मानी जाती है। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना की शक्ति का प्रदर्शन खूब किया। यह अंग्रेजों की भारत में एकमात्र संधि थी जिसमें उन्हें बराबरी का समझौता करना पड़ा। 1784 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया एक्ट लाया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स कनिष्ठ द्वारा बनाया गया कानून था। इसका मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित करना था। यह कानून इसलिए लाया गया था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 असफल सिद्ध हुआ था। कंपनी अधिकारियों में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था बढ़ गई थी। भारत में कंपनी के बढ़ते अधिकारों पर ब्रिटिश सांसद का नियंत्रण होना निरंतर जरूरी हो गया था। कंपनी अब सिर्फ नाम की स्वतंत्र थी। 1790 से लेकर के 1792 के बीच तीसरा मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनके सहयोगी मराठा, हैदराबाद और निजाम उनके बीच में हुआ। इस बार टीपू सुल्तान के साथ में मराठा और हैदराबाद के निजाम नहीं थे। इस वजह से टीपू सुल्तान यह युद्ध हार जाता है। 1790 में युद्ध की शुरुआत होती है। अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 1791 में अंग्रेजों ने बेंगलुरु पर कब्जा कर लेता है। अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम को घेर लेते हैं। 1792 में टीपू सुल्तान को संधि के लिए विवश होना पड़ता है। युद्ध की समाप्ति होती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। इस संधि का मुख्य शर्त यह था कि मैसूर का लगभग आधा क्षेत्र छीन करके अंग्रेज, मराठा और निजाम में बांट दिए गए।
3 करोड़ रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति देनी पड़ी। टीपू सुल्तान को अपने 2 पुत्र को बंधक के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ा। मैसूर की शक्ति बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी। उसके बाद खर्च भी राजा देगा और बदले में राजा की स्वतंत्रता भी खत्म होगी। भारत की रियासतें एक एक करके गुलाम बनती गई। 1800 तक अंग्रेजों की स्थिति बंगाल, मद्रास, बॉम्बे अंग्रेजों के हाथ में था। आर्थिक नियंत्रण, शक्तिशाली सेना भारतीय राजाओं में फूट, मुगल सिर्फ एक नाम का शासक था। 1700 से लेकर के 1800 के बीच अंग्रेजों ने धोखे से युद्ध जीते, राजाओं को आपस में लड़वाया, टैक्स प्रणाली में भारत को लूट, सेना और कानून अपने हाथ में लिए भारत को गुलामी की ओर धकेल दिया। यही आधार बना 1857 के विद्रोह और 1947 की आजादी का। 1800 के आसपास अंग्रेज अब भारत में सबसे बड़ी शक्ति बन चुके थे। मुगल बादशाह सिर्फ नाम का शासक रह गया था। भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो, संधि करवाओ, जरूरत पड़े तो हमला करो। 1800 से लेकर के 1805 के बीच में चौथा मैसूर युद्ध हुआ, जो कि सबसे बड़ा हमला माना जाता है। अंग्रेजों ने मैसूर पर बड़ा हमला किया। 1799 में श्रीरंगपट्टनम का युद्ध टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए। परिणाम यह हुआ कि मैसूर की राजगद्दी अंग्रेजों की हो गई। दक्षिण भारत पर पूरा कब्जा हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अब वह इंडिया से प्रॉपर दुगना लगान वसूल रहे थे। टीपू सुल्तान से अंग्रेज बेचारे 4 बार लड़े। चौथे बार टीपू सुल्तान को मार दिया गया। तब जाकर के अंग्रेज को मैसूर की राजगद्दी मिली। यह अंग्रेजों की सबसे निर्णायक जीतों में से एक था। 1803 से लेकर के 1805 के बीच का दूसरा मराठा युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्यों के बीच हुआ, जो मुख्य रूप से मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और होलकर, सिंधिया, भोसले जैसे अन्य मराठा सरदारों के बीच आंतरिक संघर्ष और ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों का परिणाम था। युद्ध का मुख्य कारण बसीन की संधि, जो 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने होलकर से हारने के बाद अंग्रेजों के साथ यह संधि की थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सारी बातें मान ली और अंग्रेजों ने यह शर्त रखा कि अब जो भी युद्ध होगा उसमें अंग्रेज सरकार भी हस्तक्षेप करेगा। मराठों के बीच फूट डाला गया। पेशवा और अन्य मराठा सरदारों जिसे सिंधिया, भोसले, होलकर के बीच सत्ता संघर्ष और विश्वास की कमी ने अंग्रेजों को फायदा उठाने में मौका दिया। लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेज शासक चाहते थे कि पूरे मराठा साम्राज्य पर उनका राज हो। इस वजह से अंग्रेजों ने बहुत सारे मराठाओं के राजाओं से लड़ाई लड़वा दिया। 1803 में असाय से लड़ा, अरगांव में 1803 में और लासवाड़ी में 1803 की लड़ाइयों में ब्रिटिश सेना आर्थर वेलेस्ली और जनरल लेक के नेतृत्व में विजयी रही, जिसकी वजह से अंग्रेज फिर से संधि करवा दिए मराठाओं में। बहुत सारी ऐसी संधि हुई, जिसमें देवगांव की संधि 1803 में हुई, जो कि भोसले के साथ, जिसने कटक और बालासोर क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिए। सुरजी अंजन गांव की संधि जो 1803 में हुई थी सिंधिया के साथ, जिसने दिल्ली, आगरा क्षेत्र और गुजरात के कुछ जिले अंग्रेजों को सौंप दिए गए। राजघाट की संधि 1805 में हुई थी होलकर के साथ, जिसमें होलकर को कुछ क्षेत्र वापस मिले, लेकिन उनका प्रभाव बहुत ही ज्यादा कम हो गया। उसका परिणाम यह हुआ कि मराठा संघ बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया। अंग्रेजों ने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया और भारत में ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित हो गया। 1814 से लेकर के 1816 के बीच में नेपाल गोरखा युद्ध हुआ था, जिसका कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य विस्तार की नीति और नेपाल के बढ़ते प्रभाव के कारण सीमा विवाद हुए, खास करके तराई क्षेत्रों के लिए हुआ, जिसका नाम बुटवल स्वराज। शुरुआत में 1814 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल बनने के बाद अंग्रेजों ने नेपाल पर आक्रमण किया, क्योंकि गोरखाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ठिकानों पर हमला कर दिए थे, जिसमें बहुत सारे जगहों पर युद्ध हुआ। नालापानी, जौथक और मलाओ के युद्ध लड़े गए, जिनमें गोरखा सैनिक काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। परिणाम यह हुआ कि सुगौली की संधि हुई, 1816 पर हस्ताक्षर हुआ। संधि की यह शर्त थी कि नेपाल ने काली नदी के पश्चिम के क्षेत्र कुमाऊं और गढ़वाल और तराई के कुछ हिस्से अंग्रेजों को दे दिया गया। इस युद्ध ने भारत के बाहर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया और गोरखाओं की युद्ध करने की तरीके से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने उन्हें अपनी सेना गोरखा रेजिमेंट में शामिल करना शुरू किया, जो आज भी जारी है। प्रमुख व्यक्ति ब्रिटिश कमांडर लॉर्ड हेस्टिंग्स और नेपाली सेनापति अमर सिंह थापा ने, जिनकी मालाओं के युद्ध में मृत्यु हो जाती है। 1817 से लेकर के 1818 के बीच में तीसरा मराठा युद्ध अंग्रेजों का बहुत बड़ा अभियान था। पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार हो जाती है और मराठा संघ
का अंत हो जाता है। परिणाम यह होता है कि पूरे मध्य भारत अंग्रेजों के अधीन हो जाता है और मराठा की सत्ता समाप्त हो जाती है। 1824 से लेकर के 1826 के बीच में पहला बर्मा युद्ध होता है। तो अंग्रेजों ने बर्मा पर चढ़ाई की। परिणाम यह हुआ असम मणिपुर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1828 से लेकर के 1835 के बीच में राजा राम मोहन राय और सामाजिक आंदोलन सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1847 में सिंध पर हमला होता है और अंग्रेजों ने सिंध पर आक्रमण किए चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में। परिणाम यह हुआ कि सिंध अंग्रेजी साम्राज्य में मिल गया। 1845 से लेकर के 1846 में पहला सिख युद्ध हुआ पंजाब की सेना सिख खालसा सेना के साथ। यह भी अंग्रेज जीत जाते हैं। परिणाम यह होता है कि सिखों की हार हो जाती है। पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। 1848 से लेकर के 1849 में दूसरा सिख युद्ध होता है। इसका परिणाम यह होता है कि अंग्रेजों ने फिर से हमला किया। परिणाम यह हुआ कि पूरा पंजाब अंग्रेजों के कब्जे में हो गया। 1856 में अवध पर कब्जा नवाब वाजिद अली शाह को हटाया गया और अंग्रेजों ने अवध को भी हड़प लिया। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सबसे बड़ा विद्रोह का कारण बना। 1857 का विद्रोह किसी एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य कारणों के का परिणाम था। राजनीतिक कारण की अगर हम बात करें, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि गोद नीति, लॉर्ड डलहौजी के नीति राजाओं के लिए सही नहीं था। जिन राजाओं को पुत्र नहीं होता था उनका राज्य अंग्रेज हड़प लेते थे। जैसे झांसी, सतारा, नागपुर आदि राज अंग्रेजों ने छीन लिए। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कमजोर किया गया। भारतीय राजाओं और नवाबों को सत्ता से हटा दिया गया। आर्थिक कारण यानी कि बोल सकते हैं किसानों पर भारी लगान यानी कि टैक्स लगाया गया। कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प नष्ट हो गए। भारतीय धन इंग्लैंड भेजा गया। व्यापारी, किसान और जमींदार भारी परेशान थे अंग्रेजी हुकूमत से। सामाजिक कारण हम कह सकते हैं अंग्रेज भारतीय समाज में हस्तक्षेप करने लगे। सती प्रथा बंद हो गई। विधवा विवाह जैसे सुधारों को लोग अपनी परंपरा पर हमला मानने लगे। अंग्रेज भारतीयों को हीन समझते थे। धार्मिक कारण, ईसाई मिशनरियों का प्रचार बढ़ा। लोगों को डर था कि अंग्रेज धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय असंतुष्ट थे। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होने लगा था। कम वेतन और प्रमोशन नहीं करते थे अंग्रेज लोग। नई एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगाने वाली अफवाहें फैल गई। हिंदू और मुस्लिम दोनों धार्मिक भावनाएं आहत हुई। 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत की और फिर इंडिया में जगह जगह पर विद्रोह होना शुरू हो गया। विद्रोह का प्रमुख केंद्र मेरठ 10 मई 1857 से शुरुआत हो गई। दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने आंदोलन स्टार्ट कर दिया। कानपुर में नाना साहब ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने और अवध में बेगम हजरत महल ने स्टार्ट कर दिया। 1857 के विद्रोह के परिणाम ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया और 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी कि रानी क्वीन विक्टोरिया के हाथ में चला गया। फिर 1858 में भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ और भारत में वायसराय की नियुक्ति हुई। गवर्नर जनरल को वायसराय बुलाया जाने लगा। भारतीयों की स्थिति में बदलाव, भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई। सेना में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन हो गया। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। राजाओं और जमींदारों से समझौता किया। अंग्रेजों की जो गोद नीति थी वो समाप्त हुई और देशी रियासतों और संरक्षणों का आश्वासन दिए अंग्रेजों ने। 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा जन आंदोलन था। हालांकि यह सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे भारत में लड़ाई करने की नई दिशा मिली। 1878 से लेकर के 1880 के बीच में दूसरा अफगान युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य और अफगानिस्तान के बीच लड़ा गया। यह युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य की विदेशी नीति और रूस ब्रिटेन प्रतिद्वंदी का परिणाम था। युद्ध का मुख्य कारण रूस का इंडिया में बढ़ता प्रभाव था। 19वीं सदी में रूस मध्य एशिया में तेजी से फैल रहा था। ब्रिटेन को डर था कि रूस अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर हमला कर सकता था। अफगानिस्तान भारत और मध्य एशिया के बीच एक बफर स्टेट था। तो 1878 में रूस ने अपना दूत अफगानिस्तान भेजा। ब्रिटेन ने भी दूत भेजना चाहा, लेकिन अमीर सेल अली ने ब्रिटिश दूत को भी मना कर दिया और दूत को लौटाए जाने को ब्रिटेन ने अपमान माना और युद्ध का बहाना बना लिया। तो नवंबर 1878 में ब्रिटिश सेना ने तीनों दिशाओं से अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया, जैसे खैबर दर्रा, कुर्रम घाटी और बोलान दर्रा, जो यहां भी अंग्रेजों ने संधि करवाया। उसके बाद
गंडमक की संधि हुई 1879 में। अमीर शेर अली की मृत्यु के बाद उनके पुत्र यकूब खान ने संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि के अनुसार अफगानिस्तान की विदेश नीति ब्रिटेन के हाथ में चली गई। काबुल में ब्रिटिश रेजिडेंसी के नियुक्ति कुछ सीमांत क्षेत्र ब्रिटेन को दिए गए। 1879 में काबुल में ब्रिटिश रेजिडेंसी की सर लुई कौगनारी की हत्या हो गई। इससे युद्ध फिर भड़क उठा। 1880 में अयूब खान का विद्रोह कर बैठे। माईवंड की लड़ाई में ब्रिटेन को हार मिली, लेकिन बाद में जनरल रॉबर्ट्स ने कांधार में अयूब खान को हराया। युद्ध का अंत 1880 में हो गया। अब्दुल रहमान खान को अफगानिस्तान और आमिर बनाया गया। उन्होंने ब्रिटेन की शर्तें स्वीकार की। युद्ध का परिणाम यह हुआ कि अफगानिस्तान की विदेशी नीति ब्रिटेन के नियंत्रण में चली गई। अफगानिस्तान एक बफर स्टेट बना रहा, जिससे ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान हुआ। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा को मजबूत किया गया। ब्रिटेन ने सीधा शासन छोड़कर अप्रत्यक्ष नियंत्रण अपना लिया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, दादा भाई नौरोजी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में। 1890 के दशक में राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत होती है। भयानक अकाल पड़े और लाखों लोग मरे। अंग्रेजों ने टैक्स रूल के वजह से 1897 से लेकर के 1900 तक क्रांतिकारी चेतना चापेकर बंधु का बहुत बड़ा योगदान रहा। 1800 से लेकर के 1900 तक इस 100 वर्षों में अंग्रेजों ने लगातार सैन्य हमले किए, भारत के लगभग सभी बड़े राज्य जीत लिए, विद्रोहों को बेरहमी से कुचल डाला। आर्थिक और सामाजिक शोषण चरम पर पहुंच चुका था। भारत में आजादी की लड़ाई और भी तेज हो चुकी थी। यही संघर्ष आगे चलकर 1905 से लेकर के 1947 की आजादी की लड़ाई बनी। भारत पूरी तरीके से अंग्रेजों के अधीन हो चुका था। 1857 के बाद दमन और कड़ा भारतीय जनता में गुस्सा बढ़ रही थी। नई पीढ़ी सीधी लड़ाई के लिए तैयार हो रही थी। यहीं से आंदोलन राजनीतिक प्लस क्रांतिकारियों दोनों रूपों से आगे बढ़े। 1905 में बंगाल विभाजन आजादी की चिंगारी भड़क उठी। वायसराय लॉर्ड कर्नल ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया था। मकसद यह था कि हिंदू मुस्लिम में फूट डालना, जिसका पूरे देश में विरोध हुआ और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। विदेशी वस्तुओं की होली जलाने लगी, जिसका प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे। यहीं से आंदोलन जनता तक पहुंचा और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में अलग चुनाव प्रणाली था, जिसने फूट को और गहरा किया। 1907 से लेकर के 1914 में क्रांतिकारी हमले होते रहे। 1908 में खुदीराम बोस ने बम फेंका। 1912 में दिल्ली में होर्डिंग पर बम फेंका गया। अनुशील समिति और गदर पार्टी सक्रिय हो चुकी थी। अंग्रेजों ने फांसी देना स्टार्ट कर चुका था। काले पानी की सजा, गोलीकांड का सहारा लिया। 1914 से लेकर के 1918 के बीच में अंग्रेजों ने भारत को प्रथम विश्व युद्ध में पूरी तरीके झोंक दिया था। इनकम टैक्स बढ़ाया गया और जबरदस्ती भारतीय सेना को सेना में भर्ती करने लगा, ताकि वह जर्मनी में जाकर के लड़ाई कर सके, जिससे जनता में भारी आक्रोश फैल गया। 1917 से लेकर के 1918 में गांधी जी का प्रवेश होता है। चंपारण सत्याग्रह, खेरा आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल से पहली बार अहिंसा से जीत हासिल हो रही थी। 1919 में रॉलेट एक्ट कानून के सहारे बिना मुकदमा भारतीयों को जेल में भरा जा रहा था, जिससे पूरे देश में गुस्सा। और फिर 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर ने निहत्तों पर गोलियां चलवाई, सैकड़ों मारे गए, हजारों घायल हुए तथा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑल ओवर इंडिया में लोगों में आक्रोश काफी ज्यादा बढ़ गया था और अंग्रेजों से लोग नफरत करने लगे थे। भारत का सीना छलनी हो गया था। 1920 से लेकर के 1922 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। यंग जनरेशन स्कूल कॉलेज छोड़ करके आंदोलन में भाग ले रहे थे। सरकारी नौकरियां छोड़ी जा रही थी। विदेशी वस्त्र का त्याग हो रहा था। 1925 से लेकर के 1928 के बीच में क्रांतिकारी घटनाएं हुई, जिसमें काकोरी कांड 1925 में हुआ था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। 1930 में दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, पूरा देश उठ खड़ा हुआ उनके साथ। लाखों लोग गिरफ्तार हुए और 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई, जिसमें पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडिया में इंडिपेंडेंस मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था। 1935 में भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय स्वशासन चुनाव की अनुमति मांगते हैं। उधर हिटलर ने अंग्रेजों की बैंड बजा रखी थी। 1939 से लेकर के 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। अंग्रेजों ने बिना पूछे भारत को युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, पार्लियामेंट में इस्तीफा भी दे दिया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे बड़ा हमला माना जाता है,
जिसमें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन सबसे बड़ा हमला माना जाता है, जिसमें नारा यह था कि करो या मरो, डू एंड डाई। सभी नेता, गिरफ्तार जनता सड़कों पर, अंग्रेजी थाने को जला दिए गए। अंग्रेजों ने भारतीयों पर गोली चलाई, लाठीचार्ज किए, हवाई हमले भी किए। फिर भी उसके बाद 1943 में बंगाल का अकाल, लाखों लोग भूख से मर गए, जिसमें 110% अंग्रेजों की नित्य जिम्मेदारी थी। 1945 से लेकर के 1946 तक अंतिम झटका यह बहुत ही खतरनाक झटका था अंग्रेजों के लिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कर चुके थे और इसके ट्रायल ने ही देश को हिला दिया था, जिसमें 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था। मुंबई, कराची और मद्रास और जो भारतीय ब्रिटिश के सेवा में मौजूद कार्यरत थे, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 1900 से लेकर के 1946 के बीच इन 46 वर्षों में आंदोलन जन जन तक पहुंचा दिया गया। क्रांतिकारी और अहिंसक संघर्ष साथ चले। अंग्रेजों की नैतिक और सैन्य शक्ति टूट चुकी थी, सेना का भरोसा खत्म हो चुका था। 1946 तक अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत को रोका नहीं जा सकता है। 1946 से लेकर के 1947 के बीच में 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान कर दिया। देखते ही देखते दंगे भड़क गए और लोग सड़कों पर आ चुके थे, जिसका नुकसान यह हुआ कि 4000 से ज्यादा लोग एक दूसरे को काटने मारने को राजी हो चुके थे। विभाजन में हिंसा की शुरुआत हो गई थी, जिसमें नोआखली नरसंहार सबसे ऊपर माना जाता है। अक्टूबर 1946 में नोआखली, जो कि बांग्लादेश में हुआ था, हिंदुओं पर संगठित हमले हुए थे, हत्या, जबरन धर्म परिवर्तन हुआ था, लूटने की प्रतिक्रिया हुई थी। इस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे। नवंबर 1946 में बिहार में दंगे हुए। बंगाल की घटनाओं की प्रतिक्रियाओं में मुसलमान पर बड़े पैमाने पर हमला हुआ बिहार में, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कानपुर, मेरठ में, लखनऊ में भी दंगे हुए। 1946 से लेकर के 1947 में हिंदू मुस्लिम में टकराव काफी गहरा हो चुका था, मोहल्ले में कत्लेआम हो रहा था। इसका मेन कारण यही था कि पाकिस्तान की मांग हो रही थी। अफवाह और राजनीति तनाव बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था, जिसमें पंजाब सबसे भयानक स्थिति में था। पंजाब में हर जगह पर दंगे हो रहे थे। 1947 में लाहौर में, अमृतसर में, रावलपिंडी में, लुधियाना में पूरे गांव के गांव उजाड़ दिए गए। ट्रेन लाशों से भरी जाने लगी। 1 करोड़ से ज्यादा लोग पलायन कर चुके थे, विस्थापित हो चुके थे, एक जगह से दूसरे जगह जाने को मजबूर थे, क्योंकि पंजाब का ही विभाजन हो रहा था, क्योंकि पंजाब सही सट्टा पाकिस्तान था। सिंध अब पाकिस्तान में। कराची और हैदराबाद, जो कि सिंध दंगे समय 1947 में हिंदू सिख समुदाय पर हमला हुआ था। परिणाम यह हुआ कि बड़े पैमाने पर भारत में पलायन हुआ। समय अगस्त सितंबर 1947 दिल्ली में भी दंगे हुए और यहां भी 1000 से ज्यादा मौतें हुई। असम, सिलचर और आसपास तनाव बढ़ा। समय 1946 से लेकर के 1947 का कारण बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे। बंगाल से लेकर के पंजाब तक आग फैल गई, लाखों निर्दोष मारे गए। यही त्रासदी भारत पाक विभाजन की कीमत बनी। यह आजादी खून और बलिदान से हमें मिली है।